फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, बिंदिया अगरज से मुंह बनाते हुए कहती हैं, झूठ मत बोलिए, साल में 6 महीने तो आप विदेश में रहते हैं और बात करते हैं हमारे हाथ के खाने की। जब आप हमें छोड़कर विदेश जाते हैं तब आपको कौन खाना खिलाता है? या वहाँ भी आपने कोई बिंदिया ढूंढ रखी है जो आपको हमारे जैसा खाना बनाकर खिलाती है? बिंदिया का ताना सुनकर अग्रज ने हंसते हुए कहा, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, विदेश जाना हमारी मजबूरी है। हमने अपना काम जो इतना बढ़ा लिया है, अब कोई ना कोई तो हमारा काम संभालेगा ही ना। यहाँ का काम भैया संभालते हैं और वहाँ का काम हम। चलिए, अब आप गुस्सा छोड़ दीजिए और चलकर खाना खा लीजिए। तब तक यह लोग भी खाना खाकर फारिग हो जाएंगे। फिर हम उन लोगों को इनाम देने चलेंगे और आपकी उस चहेती बच्ची से भी आपको मिलवाएंगे। बिंदिया मुस्कुराते ही अग्रज के साथ खाना खाने चली गई और इधर खाना खाते ही ना जाने महुआ को क्या हुआ, उसके पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। उसने राधिका को बताया कि उसे पेट में दर्द हो रहा है और यह सुनकर राधिका घबरा गई। उसने तुरंत सोमनाथ काका को बुलाया और उसने काका से कहा, काका, इसके पेट में दर्द हो रहा है, क्या करें? राधिका की घबराहट देखकर काका ने राधिका से कहा, तुम चिंता मत करो, यह शायद सुबह से भूखी थी और थक भी गई है शायद, इसलिए इसकी तबीयत बिगड़ गई है। मैं इसे लेकर गांव जा रहा हूँ, तुम मालिक के साथ आ जाना। मैं कबीर और महुआ को गांव लेकर चला जाता हूँ, वैसे भी विवेक वहाँ अकेला है। उमा को भी मैंने कहा था कि वह खाना न बनाए, मैं खाना यहाँ से लेकर आऊँगा। वह लोग खाने की बाट जो रहे होंगे, मैं विष्णु से कहता हूँ वह जल्दी से उन लोगों के लिए खाना बंधवा ले और फिर मैं महुआ और कबीर के साथ गांव वापस चला जाता हूँ। राधिका ने काका से कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पता नहीं महुआ को वैद्य जी को दिखाना होगा क्या? काका ने राधिका से कहा, नहीं राधिका, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ किसी एक का रहना जरूरी है, तुम्हें इनाम मिलेगा और तुम भी चली गई तो फिर सारा इनाम मालिक रख लेंगे, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसे लेकर गांव चला जाऊंगा। अब राधिका को वहां रहना मजबूरी हो गई थी, इसलिए वह चुपचाप मन मारकर वहीं बैठ गई थी। कबीर खाना बनवा कर ले आया था और फिर काका कबीर और राधिका को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर गांव की ओर वापस निकल गए थे। राधिका से कहकर गए थे कि अगर मालिक उनके बारे में पूछे तो कह देना कि महुआ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, क्योंकि मालिक को यह बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं महुआ को लेकर ऐसे अचानक चला गया। इधर बिंदिया खा पी कर फुर्सत हो गई थी। उसने अग्रज से कहा, तो अब चलें? अग्रज ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा। अग्रज ने नोटों की गड्डी निकाली और उनमें से कुछ नोट निकालते हुए बिंदिया से कहा, यह आप अपनी उस छोटी बच्ची को अपने हाथ से दीजिएगा, उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए वह हरे हरे नोट अपने हाथ में ले लिए थे और फिर वह दोनों उस पंडाल की ओर बढ़ चले। पंडाल में मंडली के सभी लोग एकत्रित हो गए थे। बिंदिया और अग्रज वहां पहुंचे और बिंदिया की नज़रें महुआ को तलाश रही थी। अब बिंदिया से रहा नहीं गया। बिंदिया ने राधिका से कहा, वह बच्ची कहाँ है जिसने इतने अच्छे अच्छे करतब किए थे? राधिका ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा मालकिन, उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, इसलिए उसे गांव वापस भेजना पड़ा। बस अभी आधे घंटे पहले ही यहाँ से निकले हैं। राधिका के मुंह से यह सुनकर बिंदिया का चेहरा उतर गया। उसने अग्रज की तरफ देखते हुए कहा, आपसे पहले ही कहा था, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। अग्रज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप इन्हें ही दे दीजिए। बिंदिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए अग्रज से कहा, और अगर इन लोगों ने उसे नहीं दिए तो? राधिका बिंदिया की बात समझ रही थी। उसने बिंदिया से कहा, वह मेरी बेटी थी, मैं उसकी माँ हूँ। राधिका को देखकर बिंदिया ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि आपकी इतनी बड़ी बेटी होगी। कितने साल की है वह? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी वो 15 साल की है। बिंदिया ने दोबारा महुआ से प्रश्न किया, और आप कितने साल की हैं? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं 30 साल की हूँ।
बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप 30 की नहीं लगती। खैर मेरी बेटी भी 15 साल की है, आज उसी का जन्मदिन है। राधिका ने बिंदिया को बधाई देते हुए कहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे आप अपनी बेटी के ऐसे ही हजारों जन्मदिवस मनाएं और हम लोगों को बुलाते रहें। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़रूर, अब आप लोगों को तो बुलाते रहेंगे। फिलहाल आप यह पैसे रखिए। सचमुच आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया। आपका नृत्य भी बहुत मनोरंजक था। यह आपके लिए है और यह आपकी बेटी के लिए। उसे बताइएगा ज़रूर कि हमने उसके लिए भेजे हैं। और हाँ, यह एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, क्योंकि उसने भी हमें गुलाब दिया था और उस गुलाब के बदले में एक छोटा सा तोहफा हम उसे दे रहे हैं। और ऐसा कहकर बिंदिया ने अपने जूड़े से एक सोने की गुलाब नुमा पिन निकालकर राधिका को देते हुए कहा, यह उसके बालों में लगा दीजिएगा। कीमती है, लेकिन इसकी कीमत आपकी बेटी से ज़्यादा नहीं। बस ऐसे ही छोटा सा तोहफा समझकर कबूल कर लीजिएगा। उस पिन को देखकर राधिका हैरान रह गई। उसने अपना सर झुकाते हुए बिंदिया का ढेर सारा धन्यवाद दिया। अग्रज भी हैरान थे कि बिंदिया को क्या हुआ है, क्योंकि बिंदिया कभी किसी पर इतनी मेहरबान तो नहीं होती थी कि वह अपने गहने उतार कर किसी को दे दे, और वह भी जूड़े की वह पिन जो अग्रज ने खुद उसे खरीद कर दी थी। देवगढ़ का दृश्य। बिंदिया काफ़ी देर तक वहां खड़े होकर राधिका से बातें कर रही थी और बातों ही बातों में राधिका ने बिंदिया को बताया कि आज उसकी बेटी का भी जन्मदिन है। और यह सुनकर बिंदिया राधिका का चेहरा देखती रह गई और बिंदिया को अपना चेहरा इस तरह से देखते हुए देखकर राधिका ने बिंदिया से कहा, क्या हुआ मालकिन, आप कुछ परेशान लग रही हैं। बिंदिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ याद आ गया था। खैर छोड़ो, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आज आपकी बच्ची का भी जन्मदिन है। हम आपकी बेटी के लिए कोई तोहफा तो ले आते। राधिका ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बिंदिया से कहा, अब आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं मालकिन। आपने तो बिन मांगे इतना कुछ दे दिया। इतना प्यार, इतना सम्मान कौन करता है किसी पराये के लिए, और हम जैसे गली गली में घूमने वाले लोगों के लिए तो कोई कभी इतना नहीं सोचता है। आपने तो हमें अपने अपने घर बुलाकर हमें इतना अच्छा भोजन कराया, यह कंबल बांटे, और यहाँ तक कि आपने हमारी बेटी को इतना कीमती तोहफा दिया है। बस अब आपसे कुछ और नहीं चाहिए। बस अब आप अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनाकर रखिएगा। आपके घर में भगवान की कृपा से ऐसे ही उत्सव होते रहें और आप हम लोगों को ऐसे ही बुलाते रहें। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। राधिका की इतनी विनम्र बातें सुनकर बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हमने कुछ नहीं किया है, आप सब लोग इन सब चीज़ों के काबिल थे। सचमुच आज आप लोगों की वजह से हमने और हमारे परिवार ने, यहाँ तक कि हमारे सारे गांव और मेहमानों ने बहुत आनंद लिया। सचमुच यह 3 घंटे कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। हमारा तो मन है कि घर में कोई उत्सव हो या ना हो, पर हर महीने आप हमारे घर अपना खेला दिखाने जरूर आएं। सच कह रही हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। राधिका ने थोड़ा नीचे झुककर बिंदिया को प्रणाम करते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा मालकिन। आप जब भी हमें बुलाना चाहें हमारे मंडली के मालिक को बता दीजिएगा, हम बस आपके बुलावे का इंतज़ार करेंगे। बिंदिया मुस्कुरा रही थी। उसने राधिका से कहा, तो ठीक है, हम बहुत जल्द ही आपको बुलावा भेजेंगे, लेकिन इस बार आपकी बेटी से हमें मिलना है। सचमुच हम उसे देखना चाहते हैं। बिंदिया की बात सुनकर राधिका ने बिंदिया से कहा, मिलना तो हमें भी आपकी बेटी से था, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है बिटिया रानी अब सो चुकी होंगी। रात काफ़ी हो गई है, चलिए अब अगली बार हम आपकी बेटी से मिल लेंगे। बिंदिया और कुंवर साहब से विदा लेकर राधिका और खेला मंडली अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सवार हो गई थी। मंडली के सामान के साथ साथ कुंवर साहब ने उनके घर वालों के लिए ढेर सारा खाना और मिठाइयाँ भेजी थी। उन सबको भी बैलगाड़ी में लगवा दिया गया था। राधिका बहुत खुश थी। उसने मंडली के मालिक की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उनसे कहा, यह सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है।
सचमुच मालिक, अगर आप जिद करके मुझे यहाँ नहीं लेकर आते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और कोई भी काम बुरा नहीं होता, बस उस काम को सही तरीके से आंकने वाला व्यक्ति चाहिए। और सच कहूँ, आपने मेरे हुनर को सही तरीके से आंका है। और यहाँ आकर भी लोगों की तालियां सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं भी किसी लायक हूँ। अब तक तो मैं अपने आप को एक साधारण औरत समझती थी, लेकिन अब पता चला कि मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मालिक ने राधिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए राधिका। पहले विवेक की वजह से हमारी मंडली चल रही थी, लेकिन अब तुम्हारे और महुआ के आ जाने की वजह से हमारी मंडली में चार चांद लग गए हैं। बस अब तुम लोग हमेशा हमारे साथ रहना, देखना खुशियों के दिन ज़्यादा दूर नहीं होंगे। राधिका मुस्कुरा रही थी। उसने मालिक से कहा, हम कहाँ जाएंगे मालिक, हमारा और कोई ठिकाना नहीं। काका काकी हमारे माँ बाप हैं और आप लोग हमारा परिवार। बस अब यही जीना है और यहीं मर जाएंगे। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। राधिका की बात सुनकर मालिक ने अभी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि हकीकत तो यही थी कि मालिक भी नहीं चाहता था कि महुआ कभी भी मंडली छोड़े। कारवां गांव की तरफ बढ़ रहा था और धीरे धीरे आधी रात हो चुकी थी। बैलों के गले की घंटियां सुनकर गांव वालों को यह एहसास हो चुका था कि राधिका और बाकी मंडली गांव वापस आ चुकी है। सभी औरतें अपने हाथों में लालटेन लेकर गली के कोने में खड़ी हो गई थी और फिर आदमी बैलगाड़ियों से उतरकर सामान उतरवा कर रखने लगे थे। वही बरगद के पेड़ के नीचे सारा सामान रख दिया गया था। आदमी अपने बैल अपने अपने घरों में ले जाकर बांध आए थे। सभी वहीं बरगद के नीचे आकर जमीन पर बैठ गए थे। उनके चेहरों पर गजब का सुकून था। महुआ भागती हुई बाहर आई। उसने राधिका से कहा, आप आ गई, बहुत देर हो गई माँ, हम तो बहुत जल्दी आ गए थे। राधिका ने महुआ से कहा, हाँ बेटा, वहाँ मालकिन तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वह तुमसे मिलना चाहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब बहुत जल्दी ही वह हमें दोबारा अपने गांव बुलाएगी, तब तुम उनसे मिल लेना। बस इन्हीं सब बातों में थोड़ी देर हो गई। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? महुआ ने राधिका से कहा, मैं ठीक हूँ। दद्दू जी ने वैद्य जी से पुड़िया दिलवा दी थी, वह खाकर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उधर बाकी औरतें खाने और फलों की टोकरी खोल खोल कर देख रही थी। किसी ने आलू की घुटी हुई सब्जी रखी हुई थी, बूंदी के रायते की तो बात ही क्या थी, और ढेर सारी पूरियों की खुशबू सबकी नाक का हाल बेहाल कर रही थी। औरतों ने दूसरी टोकरी खोल खोल कर देखा तो उसमें मोतीचूर के लड्डू रखे हुए थे और उसके बगल में रखी हुई टोकरी में गुलाब जामुन। इतना लजीज खाना शायद सबने पहली बार देखा था। उन बेचारों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बहुत था। इतने सारे पकवान, वो भी एक साथ देखकर किसी को भी अपने ऊपर काबू नहीं रह पा रहा था। राधिका ने मुस्कुराते हुए काकी से कहा, काकी, अब देर किस बात की है, बस यहीं पत्तल जमा लो, आज कोई नहीं सोएगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। दावत का इंतजाम तो हो गया, पहले दावत खाएंगे और उसके बाद नाच गाना होगा। राधिका की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। राधिका, महुआ, रेखा और काकी ने मिलकर पतले बिछा दी थी और सभी एक बार फिर बैठकर खाने का आनंद लेने लगे थे। कोई पूड़ी मांग रहा था तो कोई रसगुल्ला। छुट्टन का तो हाल ही बुरा था। वह कभी आलू के साथ पूरी खा रहा था तो कभी रसगुल्ले के साथ, और ऐसे चटकारे ले रहा था मानो साथों सुख मिल गए हों। और वो छोटा बाबू, उसने तो पूरा गुलाब जामुन अपने मुंह में रख लिया था। उसकी माँ उसे देखकर हंसे जा रही थी। उसकी 5 उंगलियां चाशनी में भीगी हुई थी और वह अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां जीभ निकालकर चाट रहा था। सब बहुत खुश थे। सबने भरपेट खाना खाया। खाना अभी भी बचा हुआ था। सब ने टोकरियों को पत्तल से ढककर पेड़ के नीचे रख दिया था। राधिका ने काकी से कहा, सुबह सुबह नाश्ते का इंतजाम भी हो गया काकी। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बिटिया, लेकिन सच कहें आज तो मज़ा आ गया।
बरसों बाद इतने लजीज पकवान खाए हैं और यह खाना खाकर तो बस अब मन कर रहा है कि यही लेटकर सो जाएं। और तुम बात कर रही हो नाचने गाने की। राधिका ने नाराज होते हुए काकी से कहा, यह तो गलत बात है काकी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और आप नाचेंगी गाएंगी नहीं। और ऐसा कहकर राधिका भागती हुई काकी की झोपड़ी में गई और वहाँ से ढोलक और मंजीरे उठा लाई। सब लोग खाना खाकर वहीं लुढ़क गए थे। राधिका ने जोर से ढोलक बजाते हुए सबसे कहा, अब बस उठ जाओ, आज कोई नहीं सोएगा, आज उत्सव होगा उत्सव, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। और इतना कहकर एक बार फिर राधिका जोर जोर से नाचने लगी। राधिका को नाचते हुए देखकर बाकी सबके शरीर में भी हरकत शुरू हो गई। सब उठकर खड़े हो गए थे। कोई जोर जोर से गाने गा रहा था तो कोई मंजीरे बजा रहा था और सभी मगन होकर एक साथ नाच रहे थे। और महुआ अपनी माँ का आनंद देखकर खुश हो रही थी। महुआ भी जोर जोर से तालियां बजा रही थी। बालू और कबीर अंदर जाकर विवेक को अपने साथ उठाकर ले आए थे और उसको बाहर चारपाई पर लिटा दिया था। विवेक वहीं लेटकर सबका नाच देख रहा था। वह भी खुश था और लेटे लेटे तालियां बजा रहा था। राधिका और बाकी सब जब नाच नाच कर थक गए तब सब वहीं लोटपोट होकर बेसुध सो गए। किसी को कोई होश नहीं था। असल में सच्चा आनंद तो इसी को कहते हैं जब इंसान को भरपेट खाना मिल जाए और एक गहरी नींद जो उसके दिन भर की थकान को मिटा दे। और जिस दिन इंसान को यह बात समझ आ गई उस दिन वो परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। बचा हुआ खाना पेड़ के नीचे रखा था। लोगों के लाए हुए कंबल वहीं रखे हुए थे। यहाँ तक कि महुआ के लिए दिए हुए तोहफे भी राधिका ने वहीं छोड़ दिए थे। सब इतना थक चुके थे कि किसी को किसी चीज़ से मोह नहीं रह गया था। सुबह सुबह सूरज की किरणें सबकी आंखों पर पड़ने लगी और उस चुभन ने सबकी नींद खोल दी। सब उठकर बैठ गए और एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। किसी के मुंह पर खाना लगा हुआ था तो किसी के मुंह पर मिट्टी। काका ने सभी से कहा, चलो भाइयों, नहा धोकर यह बचा कुचा खाना समाप्त करो और उसके बाद काम पर चलने की तैयारी करो। मालिक हमारा इंतजार करते होंगे। काका ने राधिका से कहा, तुम चलोगी क्या? राधिका ने काका से कहा, आज नहीं, आज मैं अपने विवेक के साथ रहूंगी काका। वह कल सारे दिन अकेले रहे हैं, आज उनके साथ रह लेने दीजिए, कल से काम पर आऊँगी। काका ने मुस्कुराते हुए राधिका के सर पर हाथ फिरा दिया और फिर नहा धोकर खाने पीने के बाद एक बार फिर सब लोग खेला दिखाने निकल चुके थे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।